बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज के लेक्चर में हम बाब 1 के मश्की सवाल में से पहला कसीरुल इंतखाबी सवालात को हल करेंगे। तो इसके लिए आएँ चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। बाब नंबर 1 कसीरुल इंतखाबी सवालात का आगाज़ करते हैं आज। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सबसे पहले नंबर पर जो एमसीक्यू दिया गया है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ताल्लुक कंपाउंड की ऐसी तैयारी से है जो हमने यहाँ पे बताना है कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ताल्लुक है वो कंपाउंड्स की किस लेवल के ऊपर, किस पैमाने के ऊपर तैयारी से मुतल्लिक है। आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तारीफ को बड़ी तफसील के साथ समझा था बाब नंबर 1 के आगाज़ में। आपने कहा था केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तिजारती पैमाने के पर कंपाउंड की तैयारी का मुतालिया किया जाता है, तैयार करने के तरीकों के बारे में समझा जाता है, पढ़ा जाता है। वो शाख केमिस्ट्री की जो तिजारती पैमाने पर कंपाउंड की तैयारी से मुतल्लिक है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। तो उस लिहाज से जो सी जुज़ है वो दुरुस्त माना जाएगा और इस सी जुज़ को मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूं। दूसरा एमसीक्यू है, दर्ज झैल में से किस के अज्जा को तबई तरीकों से अलग अलग किया जा सकता है। ये नीचे कुछ अशिया बताई हुई हैं, जैसे कि रेडिकल के बारे में बताया गया है, कंपाउंड लिखा हुआ है, एलिमेंट्स लिखा हुआ है और मिक्सचर लिखा हुआ है। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पाए जाने वाले अज्जा को हम सादा तबई तरीकों से अलहदा कर सकते हैं, तबई तरीकों की मदद से अलहदा किया जा सकता है। तो आपने पढ़ा बड़ी तफसील में कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर को बनाने वाले अज्जा को सादा तबई तरीकों से अलहदा किया जा सकता है, जबकि बाकी चीज़ों के अज्जा को तबई तरीकों से अलहदा नहीं कर सकते। तो मिक्सचर यहाँ पे दुरुस्त जवाब है और इस पर मैं टिक लगाऊंगा। तीसरा एमसीक्यू है कि समंदर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है। हमने बताना है कि समंदर के अंदर, समंदर के निज़ाम में हमने ये बात करनी है। समंदर के निज़ाम से मुराद आबी निज़ाम की बात कर रहे हैं। निज़ाम हमने पढ़ा था 3 तरह के होते हैं। कशरे अर्ज़ ये भी एक निज़ाम है, इसी तरह से फ़ज़ाई निज़ाम ये भी एक निज़ाम है, और समंदर मतलब आबी निज़ाम ये भी एक निज़ाम है। तो तीनों तरह के निज़ामों के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हमने ये पढ़ रखा हुआ है पीछे बाब नंबर 1 में ही कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मिकदार के लिहाज से तीनों निज़ामों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो तीसरे एमसीक्यू का जो दुरुस्त जवाब है वो ए है, जो कि ऑक्सीजन है। आगे चौथा एमसीक्यू है कि दर्ज झैल में से कौन सा एलिमेंट कशरे अर्ज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ए पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन, फिर बी पे है एल्यूमिनियम, फिर सी पे है सिलिकॉन और डी पर है और आर्गॉन। तो तीसरे एमसीक्यू में मैंने यही बात की कि तीनों निज़ामों के अंदर जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है, कसरत के साथ जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। तो कशरे अर्ज के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को मैं टिक करूँगा। पांचवा एमसीक्यू है कि ज़मीन की फ़ज़ा में मतलब अब तीसरे निज़ाम की बात कर रहा है वो यहाँ पे फ़ज़ाई निज़ाम। कहता है कि कसरत के लिहाज से तीसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है। अब हमने पहले नंबर पर नहीं बताना, दूसरे नंबर पर नहीं बताना, बल्कि अब हमने बताना है कि कसरत के लिहाज से, अपनी मिकदार के लिहाज से, तनासुब के लिहाज से तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। फ़ज़ाई निज़ाम के अंदर, जिसको हवाई निज़ाम भी कहा जा सकता है, उसके अंदर हम जानते हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ये पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। हम जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन हमने बताना तीसरे नंबर पर कौन सी गैस होगी। तो अपनी मिकदार के लिहाज से
0.9% फीसद मिकदार के साथ आर्गन सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर पाई जाती है। तो लिहाजा जो दुरुस्त जवाब है वो 5वें MCQ का डी है। मैं आर्गन को टिक करूँगा। उसके बाद छठा MCQ है एक AMU को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। हमने बताना है कि एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है। हमने इसकी वैल्यू बतानी है एटॉमिक मास यूनिट की। एटॉमिक मास यूनिट को हम मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर लिख सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ यूनिट से मुराद मेरी ग्राम्स के अंदर भी, किलोग्राम के अंदर भी, मिलीग्राम के अंदर भी, मुख्तलिफ यूनिट के अंदर हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन जो इसकी दुरुस्त वैल्यू है ग्राम के अंदर वो आपने पढ़ी थी 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम। तो ये जो बी ऑप्शन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये दुरुस्त जवाब है बी। जबकि बाकी जो मिकदारें हैं उनमें किसी में यूनिट गलत लिखा हुआ है, किसी में मिकदार गलत लिखी हुई है। तो लिहाजा यूनिट और मिकदार दोनों को देखते हुए जो दुरुस्त जवाब बनता है वो ये बी जवाब बनता है। मैं इस बी को यहाँ पे टिक करूंगा। 7वें नंबर पर है दर्ज झैल में से कौन सा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है? ट्राई एटॉमिक, हमने मॉलिक्यूल्स की मुख्तलिफ इकसाम पढ़ी थी और हमने एक इकसाम पढ़ी थी ट्राई एटॉमिक, ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स पर मुश्तमिल हो। ट्राई का मतलब होता है 3, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स पर मुश्तमिल हो। जबकि एटॉमिक से मुराद क्या होती है? एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम के मिलने से बना होगा वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन हमने बताना है कि यहाँ पर जितनी नीचे मिसालें दी गई हैं इनमें से कौन सा ट्राई एटॉमिक नहीं है, हमने उसका इंतखाब करना है। अगर आप ए ऑप्शन देखें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम। ऑक्सीजन वाला देखें जिसमें 3 ऑक्सीजन मौजूद है, ओजोन। पानी देखें इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 3। कार्बन डाइऑक्साइड देखें इसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 3। तो सिर्फ पहला मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें 3 एटम नहीं है बल्कि 2 एटम है, ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो हमने यही बताना था कि कौन सा ट्राई एटॉमिक नहीं है। तो ये जवाब, इसको मैं दुरुस्त करूंगा और इसके ऊपर मैं टिक लगाऊंगा। 8वां MCQ है कि पानी के मॉलिक्यूल का मास कितना है। हमने मास बताना है पानी के मॉलिक्यूल का, और हम जानते हैं कि जब भी हम मॉलिक्यूल की, एटम की या फार्मूला यूनिट के मास की बात करते हैं तो AMU के अंदर जाहिर करते हैं, और पानी का एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसको भी AMU के अंदर ही जाहिर किया जाएगा और वो 18 AMU बनेगा। 2 हाइड्रोजन पानी का अगर हम फार्मूला देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन जबकि 1 ऑक्सीजन मौजूद होता है। 1 हाइड्रोजन का मास 1 AMU, 2 हाइड्रोजन का मास 2 AMU, जबकि 1 ऑक्सीजन का मास 16 AMU। 16 और 2 मिलाकर 18 AMU। तो ए जवाब ये दुरुस्त है, इसको मैं टिक करूंगा। नंबर 9 पे है सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास, और मोलर मास का जो यूनिट है वो ग्राम है। हम मोलर मास को ग्राम के अंदर जाहिर करते हैं, लिहाजा सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम ग्राम्स के अंदर मिकदार लिखेंगे तो ये 98 ग्राम बनेगी। बाकी जो ऑप्शन है, बाकी जो जवाब हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो 98 ग्राम ये मोलर मास को रिप्रेजेंट करने के लिए दुरुस्त जवाब तस्वर होगा। मैं इसको यहाँ पे टिक करूँगा। उसके बाद 10वां MCQ है कि दर्ज झैल में से O2 का मोलर मास AMU में कौन सा है। वैसे तो मोलर मास अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा कि ग्राम के अंदर जाहिर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम AMU के अंदर जाहिर करें तो फिर मास कितना होगा। बड़ी आसान और सादा सी बात है कि जब भी हम मास को ग्राम के अंदर जाहिर करते हैं तो वो फिर एक मोल भी कहलाता है किसी शय का। तो मोलर मास को हम ज़्यादातर ग्राम में ही जाहिर करते हैं। तो अगर मैं ग्राम के अंदर जाहिर ना करूं तो असल में जो असली मास होता है उसी को ग्राम में जाहिर किया जाता है AMU की बजाय। तो अगर मैं ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम कहता हूँ मोलर मास, तो 32 ग्राम
को अगर मैं उसकी असली हालत में लिखूंगा तो वो 32 AMU ही बनेगा। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 32 AMU है, मतलब जो ए है वो दुरुस्त जवाब है और इसको मैं टिक करूंगा। उसके बाद 11वां MCQ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 8 ग्राम्स इसके कितने मोल्स के बराबर होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 8 ग्राम्स इसके कितने मोल्स के बराबर होंगे। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स बता दिए गए हैं, ग्राम से मुराद मास बता दिया गया है, और आपसे पूछा गया कि मोल्स बताएं, और आपने मास की मदद से मोल्स निकालने के लिए एक फार्मूला बड़ी तफसील के साथ समझा हुआ है। आपने पढ़ा है कि किसी भी शय के जो मोल्स की तादाद होती है वो किसके बराबर होती है, किसी शय का दिया गया मास, और अगर हम किसी शय के दिए गए मास को तकसीम कर दें उसी शय के मोलर मास के ऊपर, शय का दिया गया मास तकसीम शय का मोलर मास, तो फिर हमारे पास क्या निकल आते हैं, मोल्स निकल आते हैं। अगर मैंने मोल्स निकालने हैं तो मैं दिया गया मास जो कि कितना बताया गया 8 ग्राम, तो मैं इस 8 को तकसीम कर दूंगा कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास पर, जो कि मैं जानता हूं कि 44 ग्राम फी मोल है। जब मैं 8 को 44 के साथ तकसीम करूंगा तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो 0.18, तो मेरे पास ये मोल्स की तादाद निकल आएगी। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 8 ग्राम मौजूद है तो 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स होने चाहिए, 0.18 मोल होने चाहिए। तो ये जो बी जवाब है ये दुरुस्त है, मैं इसको टिक करूंगा। 12वां MCQ है कि दर्ज झैल में से किस जोड़े के अरकान में आयंस की तादाद बराबर होगी। हमने बताना है, नीचे कुछ जोड़ों की शक्ल में चीजें बताई गई हैं, हमने बताना है कि किस जोड़े के अरकान जो हैं उनमें आयंस की तादाद बराबर होगी। जैसे कि ये ए के अंदर बताया हुआ है कि हमारे पास 1 मोल NaCl है और 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2। तो क्या जितने आयंस 1 मोल NaCl में होंगे क्या उतने ही आयन 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड में भी होंगे। दूसरी ऑप्शन देखते हैं, 1/2 मतलब के आधा मोल मैग्नीशियम क्लोराइड और आधा मोल सोडियम क्लोराइड। क्या आधा मोल सोडियम क्लोराइड और आधा मोल मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों के अंदर आयंस की तादाद बराबर होगी। तीसरी सी ऑप्शन में देखते हैं कि 1/3 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के, मतलब ये कि इसको हम बोलेंगे 1/3, तीसरा हिस्सा 1 मोल का। क्या 1 मोल के तीसरे हिस्से में मैग्नीशियम क्लोराइड के जितने मोल्स पाए जाएंगे सोडियम क्लोराइड के आधे मोल के अंदर भी उतने ही आयंस पाए जाएंगे। या चौथे नंबर पर आधा मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर जितने मोल्स होंगे, जितने आयंस होंगे 1 मोल के तीसरे हिस्से में सोडियम क्लोराइड के क्या उतने ही आयंस मौजूद होंगे। ये जोड़ों की शक्ल में कुछ मिकदारें बताई हुई हैं और हमने इनमें से बताना है कि वो कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसके अरकान में आयंस की तादाद एक दूसरे के बराबर होगी। जरा पहली ऑप्शन को गौर से देखें तो इसमें 1 मोल NaCl दिया गया। 1 मोल NaCl की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 1 मोल NaCl की बात करता हूं, 1 मोल सोडियम क्लोराइड, तो अगर आप सोडियम क्लोराइड के अंदर देखें तो इसके 1 मोल में 2 आयंस मौजूद होंगे। एक आयन होगा सोडियम आयन और दूसरा आयन होगा क्लोराइड आयन। तो अगर आपके पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड का है तो मैं इस 1 मोल सोडियम क्लोराइड में टोटल आयंस की तादाद बताऊं तो मैं कहूंगा 1 मोल सोडियम क्लोराइड में कितने मोल आयन मौजूद होंगे, 2 मोल आयन मौजूद होंगे। इसी तरह से
पहले ऑप्शन का दूसरा हिस्सा है 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के 1 मोल में अगर देखें तो 1 आयन किसका पाया जाएगा, मैग्नीशियम का, जबकि 2 आयन्स किसके पाए जाएंगे, क्लोराइड के। 2 क्लोराइड आयन मौजूद होंगे, 1 मैग्नीशियम आयन होगा और 2 क्लोराइड आयन होंगे। तो अगर मैं इनको टोटल करूं तो मैग्नीशियम क्लोराइड के टोटल आयन्स की तादाद बनेगी 3 मोल। इसका मतलब अगर हमारे पास 1 मोल मैग्नीशियम, इसका मतलब 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड में 3 मोल आयन्स के मौजूद होंगे, जबकि 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर 2 मोल आयन्स के मौजूद होंगे। लिहाजा ये दोनों मिकदारें आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कि ए ऑप्शन जो है ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। हम ए ऑप्शन को छोड़ते हैं और ज़रा बी ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि बी ऑप्शन में हमें कौन कौन सी मिकदारें दी हुई हैं। तो बी ऑप्शन के अंदर हमें बताया गया है कि सोडियम क्लोराइड का आधा मोल और मैग्नीशियम क्लोराइड का भी आधा मोल, क्या इनके अंदर आयंस की तादाद बराबर होगी। ए को हमने गलत कर दिया है कि ए जवाब दुरुस्त नहीं है। अब हम बी की तरफ आ रहे हैं, बी को देखते हैं। अब आधा मोल मिकदारों के अंदर हमने बताना है क्या आयंस मौजूद होंगे बराबर मिकदार में या नहीं होंगे। तो मैं इधर लिखता हूं आधा मोल सोडियम क्लोराइड और आधा मोल ही मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके अंदर हमने आयंस की तादाद बतानी है। अगर 1 मोल के अंदर, समझने वाली बात है कि अगर 1 मोल के अंदर सोडियम क्लोराइड के 2 मोल मौजूद होते हैं, 1 मोल में आयंस कितने मोल है, 2 मोल, तो आधा मोल में आयंस कितने मोल होंगे, आधा मोल में आयंस होंगे 1 मोल, आधे रह जाएंगे ये भी। तो अगर 1 मोल में 2 मोल आयंस होते हैं तो आधे मोल में 1 मोल आयंस रह जाएंगे, सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलाकर। इसी तरह से अगर 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर आयंस की तादाद 3 मोल होती है, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड में आयंस 3 मोल है, तो फिर आधा मोल में इससे भी आधे रह जाएंगे 3 से। तो इसका मतलब कि आधे मोल के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड 1.5 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के आयंस रखता होगा। तो अब भी आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के आयंस की तादाद और मैग्नीशियम क्लोराइड के आयंस की तादाद आपस में बराबर नहीं है। तो लिहाजा बी ऑप्शन बी दुरुस्त नहीं होगी। अब हम चलते हैं सी की तरफ। तो सी में बताया गया है कि सोडियम क्लोराइड का आधा मोल, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड के 1 मोल का तीसरा हिस्सा, 1/3। इसके मुताबिक अब चेक करते हैं, बी ऑप्शन पे गलत मान चुके हैं। तीसरी ऑप्शन पर गौर करते हैं। तीसरी ऑप्शन में हमने पढ़ा है कि आधा मोल सोडियम क्लोराइड है और हमारे पास 1/3 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड की। अब हमने बताना है कि क्या आयंस की तादाद बराबर होगी कि नहीं होगी। जरा गौर करें कि पीछे बी ऑप्शन के अंदर भी आप पढ़ के आए हैं कि आधे मोल सोडियम क्लोराइड में कितने सोडियम क्लोराइड के आयंस मौजूद होंगे, 1 मोल सोडियम क्लोराइड के आयंस मौजूद होंगे। सोडियम और क्लोराइड दोनों आयंस मिलाकर 1 मोल आयंस की तादाद बनेगी आधे मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर। मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड के 1/3 मोल है। आपने पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम क्लोराइड का 1 मोल होता है तो 1 मोल के अंदर 1 मैग्नीशियम आयन, 2 क्लोराइड आयन, तो 1 मोल में जो मैग्नीशियम क्लोराइड के टोटल आयंस बनते हैं वो 3 मोल आयंस बनते हैं। 3 मोल आयंस बनते हैं 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर, 3 मोल आयंस बनते हैं। लेकिन इधर वो कह रहा है कि 1 मोल नहीं है, वो कहता है मैग्नीशियम क्लोराइड 1/3 है। मतलब मैं मैग्नीशियम क्लोराइड के आयंस की तादाद को 3 के ऊपर उसका तीसरा हिस्सा लूंगा, उसके लिए उसको मुझे 3 के ऊपर तकसीम करना पड़ेगा। तो जब मैं 3 के ऊपर तकसीम करूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 1 मोल आयन मैग्नीशियम क्लोराइड के।
इसका मतलब कि अगर सोडियम क्लोराइड का आधा मोल कितने सोडियम क्लोराइड के आयंस रखता है, 1 मोल, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड का 1/3 मोल वो भी कितने मैग्नीशियम क्लोराइड के आयंस रखता है, 1 मोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन के अंदर दोनों मिकदारें आपस में क्या हैं, बराबर हैं आयंस की, इधर भी 1 मोल इधर भी 1 मोल, लिहाजा मैं सी ऑप्शन को क्या मानूंगा कि ये मेरा दुरुस्त जवाब है। तो सी जवाब जो होगा उसको दुरुस्त माना जाएगा, क्योंकि आधे मोल सोडियम क्लोराइड में जितने आयंस पाए जाते हैं, 1/3 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर भी उतने ही आयंस मौजूद होंगे। तो इसका मतलब कि हमारा डी ऑप्शन भी गलत साबित होगा और सी इसका दुरुस्त जवाब है, उसको मैं टिक कर रहा हूं। 13वां MCQ है आगे। दर्ज झैल में से ये नीचे कुछ मिकदारें बताई गई हैं, आपने बताना है कि किस जोड़े के अरकान का मास आपस में क्या है, बराबर है। से पहले नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल और नाइट्रोजन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, नाइट्रोजन का 1 मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। हमने बताना है इन जोड़ों में से कौन सा ऐसा जोड़ा जिनका मास आपस में बराबर होगा। मैं जानता हूं कि कार्बन का मास होता है 12। पहली ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 और 12 ये दोनों मिलकर कितना बनाते हैं, 28। इसी तरह से मैं साथ अगर नाइट्रोजन देखूं तो एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे N2, तो इनका मास 14 और 14 कितना बनेगा, 28। मतलब पहले जोड़े के अरकान को देखें तो कार्बन मोनो और नाइट्रोजन N2 दोनों का मास आपस में क्या है, बराबर है। तो जो पहला जवाब है वो ही दुरुस्त होगा और उस पहले जवाब को मैं क्या करूंगा, टिक कर दूंगा। अजीज तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर में आपने बाब नंबर 1 के तमाम कसीरुल इंतखाबी सवालात को समझ कर हल करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि आपके पेपर के अंदर बोर्ड में इन्हीं MCQs में से अक्सर MCQ पूछ लिए जाते हैं। तो लिहाजा आप इनको अच्छी तरह से याद करें, इनकी बार बार प्रैक्टिस भी करें, ताकि आपको अगर इनमें से कोई सवाल पूछ लिया जाए आपके पेपर के अंदर तो इनमें से आप कोई गलती ना कर सकते हों। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।